अगर आप किसी भी एग्जाम को जो कि कॉमर्स बेस्ड है या जिसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं उसको टारगेट कर रहे हो या आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम चार कैटेगरीज में चार स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में जानेंगे। एक तो है कंटिजेंसी स्कूल, एक है बिहेवियरल स्कूल जिसको हम न्यू क्लासिकल स्कूल भी बोलते हैं, क्लासिकल स्कूल एंड साइंटिफिक स्कूल। इसमें हम फ्योल और टेलर सभी के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट थॉट्स हैं वो किस किस स्कूल का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजी स्कूल या सबसे शॉर्ट वाले स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट या अप्रोचेस टू मैनेजमेंट किसी का भी आप पार्ट समझ सकते हो। सो कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है, वो बोलती है कि जैसे जैसे अलग अलग सिचुएशन होगी जो मैनेजमेंट स्टाइल आप फॉलो कर रहे हो वो अलग अलग होगा। कंटिजेंसी का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि सिचुएशन टू सिचुएशन आप जैसा मैनेजमेंट कर रहे हो वो चेंज होगा। समझ आ गया? सो फर्स्ट स्कूल हमारा था कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमेशा याद रखना कि जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है इसको हम न्यू क्लासिकल या ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट भी बोलते हैं। सो बिहेवियरल स्कूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हम न्यू क्लासिकल भी कहते हैं और इसमें दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट समझा के आओगे आप एल्टन मायो की थ्योरी समझा के आओगे और हॉफथ्रॉन स्टडीज को समझा के आओगे। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। सो मायो क्या बोलते हैं, मायो के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। तो वो क्या बोलते हैं कि जो काम आप करते हो दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी और हर एक लोग को क्या चाहिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्निशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए। तो इस वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इनफॉर्मल ग्रुप्स अपने आप बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और नेचुरल ग्रुप्स बन जाते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। सो इसमें हाई क्वालिटी लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप इतना डिटेल में मत जाओ, बस आपको अगर बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की थोड़ा सा उसके बारे में लिखना हो सो आप ये लिख देना कि जो मेनली बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ये किसने दी थी, एल्टन मायो ने दी थी। और जो हैवथ्रॉन स्टडीज है वो बहुत ज्यादा सेंट्रल है टू द बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और इसमें जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो क्रिटिसिज्म पेश करता है टुवर्ड्स द बिहेवियरल थ्योरी। अब हम इस वीडियो में प्लेसिबो इफेक्ट को डिटेल में नहीं जानेंगे, बट जस्ट हम ये मेंशन करके आ सकते हैं कि जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो दैट इज क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स दिस थ्योरी। और हॉफथ्रॉन थ्योरी स्टडीज के चार मेन पॉइंटर्स हैं। जब ये स्टडीज कंडक्ट की गई ये मेन सेंट्रल थी टुवर्ड्स द बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये जो ये एवली स्टडीज हुई हैं इसमें बेसिकली एलिमिनेशन स्टडी हुई है, रिले असेंबली और टेस्ट रूम स्टडीज हुई हैं, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स हुए हैं और बैंक राइटिंग हुई है। सो आप इतना डिटेल में मत जाओ, बस ये चार टर्म्स याद रख सकते हो आप। हॉफथ्रॉन स्टडी के एलिमिनेशन स्टडी, टेस्ट रूम स्टडी, इंटरव्यूइंग एंड बैंक वायरिंग या ऑब्जर्वेशन स्टडी। सो थोड़ी सी जब आप एग्जैक्ट कीवर्ड्स लिख देते हो आपको जो आंसर राइटिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इतना डिटेल में हम हर एक टॉपिक को नहीं कवर कर सकते। सो हमें हल्का सा आइडिया होना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। तो अभी हम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स पढ़ रहे थे, इसमें हमने कंटिजेंसी थ्योरी पढ़ लिया और बिहेवियरल स्कूल पढ़ लिया। बिहेवियरल स्कूल में मैंने आपको बताया आप मायो के बारे में लिख के आओगे, एल्टन मायो के बारे में, प्लेसिबो इफेक्ट क्रिटिसिज्म है ये मेंशन करके आओगे और हॉफथ्रॉन स्टडीज के बारे में मेंशन करके आओगे। ये तीन हमारे कीवर्ड्स हैं इन द बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आपको क्लासिकल स्टडीज समझानी है या क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट समझाना है आपको हमेशा फ्योल के बारे में और मैक्स वेबर के बारे में लिख के आना ही आना है। कभी भी फ्योल और टेलर के टुवर्ड्स कंफ्यूज नहीं होना है। फ्योल ने तो दिए हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको ना मैं लर्न करने का एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। देखो एफ के बाद क्या आता है जी, तो फ्योल ने कौन से दिए हैं जनरल प्रिंसिपल्स और टेलर के टी के पहले क्या आता है एस, सो टेलर ने क्या दिए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इसके साथ वाला ही वर्ड आपको चेक करना है। तो फ्योल के बाद एफ के बाद जी आता है तो फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो टेलर है वो उस टी के पहले क्या आता है एस आता है तो टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। आई होप इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फ्योल और टेलर के बीच में। फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स हैं, हम बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर करके चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हम मेनली एक तो फ्योल की स्टडीज पढ़ते हैं और एक मैक्स वेबर की स्टडीज हम पढ़ते हैं।
तो अभी हम हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्योल को हम जानते हैं मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का हम फादर किसको बोलते हैं? हेनरी फ्योल को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने मेनली देखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसका मेन काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब थिंकिंग फंक्शन परफॉर्म करना। सो वो चाहता था कि कैसे सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस आ सके, सो उसने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का टर्म यूज किया। ठीक है, सो बेसिकली जब भी हम फ्योल के बारे में बात करेंगे, फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय द हेनरी फ्योल हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए? अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए वर्कर्स को, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए, ऑर्डर मतलब सही चीज सही टाइम पे सही चीजें सही प्लेस पर होनी चाहिए। ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए, कोई ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके स्टाफ की, इनिशिएटिव ले, स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है हमें वी यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई। सो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको मेन कंफ्यूजन पता है क्या होती है? सबको ये 14 प्रिंसिपल्स पता होते हैं, मीनिंग भी हमें टर्म पढ़ के ही क्लियर हो जाता है कि इनका मतलब क्या है। दिक्कत कहाँ पे आती है? हमें ये प्रिंसिपल्स लर्न करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अभी हमें समझ ही नहीं आता अब हम इन प्रिंसिपल्स को कैसे लर्न करें। सो अभी आप मेरे साथ ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं, इस वीडियो के साथ साथ लर्न करेंगे। ठीक है, आई नो ये अभी जो आपको मैं वे बताने वाली हूँ ये बहुत ही बैड वे है लर्न करने का, बट स्टिल आई होप इस बैड जोक से आपको जो ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये साथ में लर्न हो जाए। सो आप कैसे लर्न कर सकते हो? देखो, ए के बाद बी आता है, बी को आपको स्किप करना है। ठीक है, ए सी डी ई एंड एक क्लास में याद रख लेना यू, ACDEU। ठीक है, बी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ए से दो एलिमेंट्स हम लर्न करेंगे। ए से है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ए से दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अथॉरिटी एंड अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सी से हमारा आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड चेन। डी से हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। ई से हमारा आ जाएगा स्पिरिट द कॉर्प्स एंड इक्विटी। उसके बाद यू से हमारे दो हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब मैंने आपको इतने गंदे तरीके से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न करवाए हैं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, एस से क्या हो गया हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और से क्या हो गया हमारा? ऑर्डर, आर से क्या हो गया? रेम्यूनरेशन, और आई से क्या हो गया? इनिशिएटिव। सो एक छोटा सा वे है जिससे आपको थोड़ा सा लर्न हो सकता है। आई होप ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। अथॉरिटी एंड अलाइनमेंट, सी से हमारा था चेन एंड सेंट्रलाइजेशन, डी से डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन, ई से इक्विटी एंड स्पिरिट द कॉर्प, यू से यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इतने गंदे तरीके से आपने ACDEU लर्न किया है, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। सॉरी से हम क्या करेंगे? स्केलर चेन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन एंड इनिशिएटिव। सो ये है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमें दिए हैं हेनरी फ्योल। अभी हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो लर्न हो गए साथ में। अब हम आगे देखेंगे मैक्स वेबर की थोड़ी सी थ्योरी। और स्केलर चेन में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है गैंग प्लैंक का। इसका मतलब होता है वैसे तो हमें हिरार्की के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बट अगर हमें कुछ अर्जेंट डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम डायरेक्ट रूट भी अपना सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज गैंग प्लैंक। कौन सी टर्म यूज होती है? गैंग प्लैंक। नेक्स्ट है मैक्स वेबर। जब भी आप मैक्स वेबर के बारे में पढ़ोगे आप हमेशा ये याद रखना कि मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी थी? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। सो मैक्स वेबर की थ्योरी का नाम क्या है? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। इनका मेन फोकस था ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। सो इन्होंने आइडल ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कोशिश की है। सो मैक्स वेबर के बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। आपको तो बस मेनली यही याद रखना है कि जो मैक्स वेबर की हम थ्योरी पढ़ते हैं ये क्लासिकल थ्योरी का ही पार्ट होता है। इन्होंने जो 6 कंसेप्ट दी, इनका मेन मानना ये था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं वही जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि लोगों की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चीजें डिफरेंट करेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वगैरह है, फॉर्मल चीजें हैं। सो 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के? वो है करियर ओरिएंटेशन होती है लोग, इम्पर्सनैलिटी मतलब हम पर्सनैलिटी को कंसीडर नहीं करते, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को कंसीडर करते हैं, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं।
अथॉरिटी हिरार्की को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और डिवीजन ऑफ लेबर को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये 6 प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा आपको क्लियर हो तो उतना ही बहुत है। डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी हिरार्की, फॉर्मर सिलेक्शन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनैलिटी एंड करियर ओरिएंटेशन। ठीक है, अभी हमारा लास्ट स्कूल थॉट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम हमेशा एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करेंगे, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिसकी वजह से एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टेलर था उनका मेन फोकस था मेंटल रेवोल्यूशंस पर, कि अगर हम मेंटल रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स ही कर देते हैं तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए काम करेंगे। सो मेन जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, सबसे पहला कौन सा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका इजी लैंग्वेज में मतलब ये है कि हमें ऐसे तुक्के नहीं मारने, हिट एंड ट्रायल्स नहीं लगाने, रेदर साइंस को अप्लाई करना है। रूल ऑफ थंब नहीं लगाना मतलब हिट एंड ट्रायल्स नहीं लगाने, साइंस को अप्लाई करना है जब भी हम किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब अब हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन में सबको हार्मनी के साथ चलना है, यूनिटी के साथ चलना है, ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करने, डिस्कॉर्ड नहीं करना, मतलब हार्मनी के साथ सारी चीजें अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करेंगे, आपस में कॉपरेट करके चलेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। And fourth principle, which was given by the Henry Fayol, that which was given by the Taylor, was कि हर एक इंडिविजुअल की हम डेवलपमेंट करेंगे जितना उसका पोटेंशियल है। इसका मतलब है बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना किसी भी जो हमारा स्टाफ मेंबर है, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब जितनी उसकी काबिलियत है उस तक पहुंचाने के लिए जितनी भी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है वो हम सब उनको प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए। साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो 4 प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब इसके अलावा उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई जिसकी वजह से हम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको और अच्छे से लागू कर पाए। तो वो ये 5-6 टेक्निक्स हैं जो उन्होंने बताई। एक सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल फॉरमेनशिप। फंक्शनल फॉरमेनशिप का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, मतलब जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज है उससे वही काम करवाना है। सो उन्होंने सबसे पहले, अगर हमें साइंटिफिक टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना है, उसके कुछ टेक्निक्स हैं, वो है फंक्शनल फॉरमेनशिप, जिसका मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन होना, कारीगरी होना किसी भी चीज में। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट करें और जो काम है उसको सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन, जिसको हम फंक्शनल फॉरमेनशिप भी कहते हैं। Second point is standardization and simplification of work. Third point is work study. फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, मतलब ऐसे हम टारगेट्स फिक्स कर देंगे, अगर आप इतना काम करोगे आपको इस रेट से वेज मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीस वेट सेट कर देना डिफरेंट डिफरेंट काम के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेलर ने दिया था, दैट वाज मेंटल रेवोल्यूशन। और जो वर्क स्टडी है हम उसको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये चारों स्टडीज किसका पार्ट है? वर्क स्टडी का पार्ट है। सो बेसिकली हमने 5 टेक्निक्स पढ़ी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फंक्शनल फॉरमेनशिप, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, थर्ड वर्क स्टडी, फोर्थ डिफरेंशियल वेट सिस्टम एंड फिफ्थ इज मेंटल रेवोल्यूशन। और हमने ये भी जाना कि जो वर्क स्टडी है उसको हम फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, जो फंक्शनल फॉरमेनशिप है इसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन लेके आना। सो इसमें इन्होंने ना बेसिकली 8 इंचार्जेस बनाए थे। कितने इंचार्जेस बनाए थे? 8 इंचार्जेस। इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, एक तो था प्लानिंग इंचार्ज और एक था प्रोडक्शन इंचार्ज। मतलब एक बंदा तो ऐसा इंचार्ज बना दो जो सारी की सारी प्लानिंग को देखता है और दूसरा सारी प्रोडक्शन को देखता है, मतलब एग्जीक्यूशन का काम करता है। सो प्लानिंग के अंदर 4 बेसिकली पर्सन हायर कर लिए। एक तो था रूट क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरी। और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 तरह के थे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। और इन सब के अंडर कौन काम कर रहे हैं? जो हमारे वर्कमैन है। सो ये थोड़ा सा कई बार एग्जामिनर डिटेल में पूछ लेता है फंक्शनल फॉरमेनशिप को या स्पेशलाइजेशन को, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा।
देखो, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर दो इंचार्जेस, एक प्लानिंग वाला, एक एग्जीक्यूशन वाला। एग्जीक्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज। और प्लानिंग वाले के अंदर एक रूट को देख रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक टाइम एंड कॉस्ट देख रहा है, और एक शॉप डिसिप्लिन वगैरह को देख रहा है। और प्रोडक्शन में बेसिकली 4 आ जाएंगे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। और ये सारे इनके अंडर कौन काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि हम साइंटिफिक मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स में हमने टेलरिज्म पढ़ लिया, मतलब टेलर के पढ़ लिए। उसके अलावा 2-3 और पर्सन थे, 2-3 और मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो एक तो इसमें ना साइंटिफिक में एल गैंट की थ्योरी भी हम पढ़ते हैं, और एक गिलबर्ट्स की थ्योरी भी पढ़ते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये दोनों भी साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट का ही पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। एल गैंट भी, और दूसरा हमारा है गिलबर्ट्स एंड गैंट हम साइंटिफिक में ही पढ़ते हैं। इसको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एल्गैंड की थ्योरी को। बस आप इतना याद रखना कि जैसे आप पर्ट और सीपीएम पढ़ते हो, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, या पर्ट्स वगैरह पढ़ते हो, उसका जो फॉर रनर था, मतलब स्टार्टिंग में उसके बारे में किसने मेंशन किया था, वो हमारे हेनरी एल गैंट साहब ही थे। और मेन एल गैंट चार्ट में क्या होता है, शेड्यूलिंग समरी ऑफ वर्क, मतलब जितना भी हमारा काम हमें ऑर्गेनाइजेशन में करना है, उसकी बस समरी टाइप चार्ट में हम बना देते हैं। और इन्होंने मेन, ये थोड़ा साइंटिफिक चीजों के साथ ही लिंक थे, और इन्होंने टेलर के साथ वर्क किया था, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में हम ये नहीं करेंगे। और साथ में ही जो गिलबर्ट्स थे, इन्होंने भी रिफाइन किया था टेलर के मेथड्स को। और ये गिलबर्ट्स कौन थे, फ्रैंक एंड लिनन गिलबर्ट्स, ठीक है। और इन्होंने भी टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट्स की थी, जैसे जो टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडीज दी थी, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करी थी, फटीग स्टडी या फटीग प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया था। और इन्होंने इन चीजों को बेटर तरीके से हम कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दी थी। बस इतना मत याद रखना, बस आप ये पढ़ लो कि जब भी हम साइंटिफिक मेथड्स पढ़ते हैं या साइंटिफिक स्कूल पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टेलर की थ्योरी, और बाकी इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द टेलर्स कंट्रीब्यूशन एंड द फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया एस टी, तो टेलर ने कौन से दिए हैं, साइंटिफिक दिए हैं, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो फ्यूल ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो टेलर कौन से प्रिंसिपल्स देके गया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं 1911 में अप्रोक्सीमेटली। और जो हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, दे आर द जनरल थ्योरी, और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बारे में फ्यूल बात करता है, और दैट वाज गिवन इन 1916। और अगर हम इनकी पर्सनालिटी की बात करें, तो जो टेलर था, दैट वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर या साइंटिस्ट। और ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्यूल की बात करें, वो माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। सो जो टेलर है, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं, उन्होंने फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब चीजों को बताया है। आप ये सारा एक्सप्लेन कर देना। और ऑन द अदर हैंड जो फ्यूल है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि जनरल मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली होते हैं, बट स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से लगते हैं। सो जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, वो यूजुअली स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही हम लगा सकते हैं। बट जो हेनरी फ्यूल है, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो वो यूनिवर्सल इन नेचर है, आप उनको कहीं भी कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे लगते हैं, फ्लोर लेवल वर्कर्स पर, मतलब अगर हम बात करें लोअर लेवल पर लगते हैं। और ये हायर लेवल मैनेजर्स पर लगते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स। टेलर के कहां पर लगते हैं, जो नीचे वाले फ्लोर लेवल वर्कर्स हैं उनके ऊपर, और फ्यूल की हायर लेवल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल ने दिए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के दिए हैं, तो वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ही लगेंगे। तो मेन जो इनका है, टेलर का, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करना है, और इसमें वो सारी चीजों को कंबाइन लेके चलते हैं, ठीक है। टेलर इसलिए हम बोलते हैं, टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और दूसरे एंड पर हम बोलते हैं कि जो फ्यूल है, दैट इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आई होप आपको टेलर की और फ्यूल के प्रिंसिपल्स और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स इस वीडियो से थोड़ा क्लियर हो गया होगा।